हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइटोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस के माध्यम से आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया होगा। अभी तक साइटोलॉजी के 8 वीडियोस बन चुके हैं जो कि आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के और भी अभी तमाम वीडियोस बनेंगे जिसे आप वन वन करके हमारे YouTube चैनल पर पा सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक बनेगा सेल वॉल के स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की संरचना, ये हमारा आज का विषय है, आज का टॉपिक है और इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा सेल वॉल होता क्या है, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। याद रखिएगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोशिका के भाग, याद होगा आपको, कोशिका के 3 भाग होते हैं। सबसे बाहरी जो होता है स्ट्रक्चर वो कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर का केंद्रक। तो कोशिका के 3 भाग होते हैं जिसमें से हम लोगों ने एक पढ़ा है जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य। दूसरा हमारा टॉपिक बन रहा है आज का कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका के चारों तरफ का आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। ये आपकी परिभाषा बनेगी। कोशिका के चारों तरफ का आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कोशिका के अंदर उपस्थित सभी चीजों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने जाने के लिए एक माध्यम स्थापित करता है, वही कोशिका भित्ति कहलाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर में बना दूं, देख लीजिएगा, ये एक सेल है और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं इसी को हम सेल वॉल कहते हैं। याद रखिएगा, यही सेल वॉल है। आइए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है एक पतला से स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको हमने प्लांट और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस में बताया था कि अगर एनिमल सेल होगा, अगर जंतु की कोशिका होगी तो ये पतली होती है, बट अगर वो प्लांट सेल होगा तो ये मोटी होती है, क्योंकि इसमें परतों की संख्या ज्यादा होती है। आइए देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर सेल वॉल का है। देखते हैं, तो इस सेल वॉल के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे बीच में एक लेयर दिख रही है जिसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, बीच में पाई जाती है, जो 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिएगा, ये चीज पूछा जाता है कि मिडिल लैमेला कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल के सबसे बीच में जो परत होती है उसी को हम मिडिल लैमेला कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये परत जो है कोशिका विभाजन के दौरान बनती है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कब निर्माण होता है तो आप याद रखिएगा, इस परत का निर्माण कोशिका विभाजन के समय होता है। इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। चलिए एक बताओ, ये जो परत है आप देख रहे हैं दोनों तरफ की परतों को जोड़ रही है। एक टाइप से ये सीमेंट की तरह काम कर रही है, कनेक्टर की तरह काम कर रही है। इधर और इधर दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये प्राइमरी लेयर है, आपको दिख रहा होगा प्राइमरी लेयर। तो इस मिडिल लैमेला के दोनों साइड में प्राइमरी लेयर पाई जाती है। मिडिल लैमेला इन दोनों परतों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, सीमेंट की तरह, कनेक्टर की तरह। देखिए, एक बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मिडिल लैमेला किस चीज का बना होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स का बना होता है। ये आपसे पूछा जाएगा। सो इसको आप याद रखिएगा कि जो मिडिल लैमेला परत होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स का बना होता है। ये 2 केमिकल्स हैं, रासायनिक पदार्थ हैं। इन्हीं चीजों की जो है के माध्यम से ये परत का निर्माण होता है। चलिए आगे, तो ये हमारी
पहली परत थी। दूसरे नंबर पे इसी के ठीक बाद ये प्राइमरी लेयर है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। प्राइमरी लेयर मिडिल लैमेला के दोनों तरफ उपस्थित सबसे नजदीक वाली परत होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट तौर पर मान लीजिएगा कि प्राइमरी लेयर मिडिल लैमेला के दोनों तरफ उपस्थित सबसे नजदीक वाली लेयर होती है और इसका निर्माण सेलुलोज के द्वारा होता है। सेलुलोज आपको पता होगा, सेलुलोज किसे कहते हैं? लगभग 3000 ग्लूकोज के अणुओं को मिला देने पर एक सेलुलोज अणु का निर्माण होता है। याद रखिएगा, सेलुलोज का निर्माण कैसे होता है? लगभग 3000 ग्लूकोज का अणु अगर आप मिलाते हैं तो वो एक अणु सेलुलोज के बराबर होता है। तो ये सब जानकारी एक्स्ट्रा है, आप मान चलिएगा। तो प्राइमरी लेयर का निर्माण सेलुलोज के द्वारा होता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। चलिए, ठीक इसी के बाद प्राइमरी लेयर के बाद आता है सेकेंडरी लेयर का। सेकेंडरी लेयर जो होती है वो 3 परतों में होती है, S1, S2, S3। याद रखिएगा, S मतलब सेकेंडरी से तात्पर्य है, आप हमेशा याद रखिएगा कि सेकेंडरी जो लेयर होती है वो 3 भाग में बटी होती है। एक ये हो गई S1, दूसरा S2, S3, 1, 2 और ये 3। तो ये 3 भागों में बांटी होती है। ये तीनों सबसे बाहरी परतें हैं। याद रखिएगा, सेल वॉल की सबसे बाहरी परतें ये सेकेंडरी परतें होती हैं और इनका निर्माण सेलुलोज के द्वारा पॉलीसैकेराइड, लिग्निन और ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे 4 प्रकार के केमिकल्स के द्वारा इस परत का निर्माण होता है, यानी कि सेकेंडरी लेयर का। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्लांट सेल वॉल में 5 परतें होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाए तो यहाँ पर 5 लेयर। मैंने प्लांट और एनिमल सेल के बीच जब डिफरेंस बताया था तो उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर आपने इसको देखा होगा। सो इम्पॉर्टेंट मान के चलेगा, हमेशा अगर प्लांट सेल है तो वहाँ पर 5 लेयर होगी, अगर वो एनिमल सेल है तो वहाँ पर 1 लेयर होती है। ये डिफरेंस पूछा जाता है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल वॉल के बारे में। सो अभी तक हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। कितने भाग? 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट होते हैं। कौन सी लेयर किस चीज़ से बनी होती है यहाँ पर मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं, एक और टॉपिक है जो आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है। इस डायग्राम में मैंने जो है मेंशन नहीं किया है। इतना बताने के बाद आप स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा, यही स्ट्रक्चर बनेगा। और उसमें एक चीज़ मैं इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपने देखा होगा फिगर्स में ये स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, इस तरीके से। ऐसे बना होता है। तो यहां पर ये जो गैप हो जाता है, एक रास्ता है, एक ऐसे चैनल है। याद रखिएगा, इसे हम चैनल कह सकते हैं। चैनल मीन्स मार्ग होता है, रास्ता होता है। ऐसे भागों का निर्माण स्पेशली प्रोटीन द्वारा होता है। आप इसको जो है मान चलिए, कंफर्म कर लीजिए इसको। तो जो ये रास्ता बनता है, कोशिका भित्ति के बीच में जो रास्ता दिखाई देता है, चैनल मीन्स रास्ता होता है, मार्ग होता है, वो स्पेशली प्रोटीन का बना होता है। यहाँ के चारों तरफ की जितनी भी कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं के अंदर मैक्सिमम पार्ट में प्रोटीन ही पाया जाता है। अर्थात ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ एक रास्ता होता है, जिसे चैनल कहते हैं। अच्छा, इसके लिए एक स्पेशल नाम है, वो नाम क्या है वो याद रखिएगा, उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो चैनल भी लिख सकते हैं अथवा आप इसे लिख सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पाया जाता है। तो ये सेल वॉल के बीच में उपस्थित एक चैनल है, एक रास्ता, एक मार्ग है।
इसी रास्ते से बाकी चीज़ों का जो है वाटर का है या अन्य चीज़ों का जो है आवागमन लगा रहता है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के प्रकार। देखते हैं कौन कौन से प्रकार का होता है सेल वॉल। आप लोग इसको लिखने के बाद डायग्राम दोनों बना सकते हैं, दोनों जो मैंने बनाया था। चलिए प्रकार में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि प्रकार। चलिए तो प्रकार में बेसिकली 4 प्रकार। नंबर 1 पारगम्य, यानी कि परमिएबल। दूसरा अर्ध पारगम्य, यानी कि सेमी परमिएबल। तीसरा चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल। एंड लास्ट 4th इज इक्वल अपारगम्य, अपारगम्य, यानी कि इम्परमिएबल। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आपको बताया गया, यहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोशिका भित्ति के प्रकार। तो यहाँ पर 4 प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला पारगम्य परमिएबल, दूसरा अर्ध पारगम्य सेमी परमिएबल, तीसरा आपका है चयनात्मक पारगम्य यानी सेलेक्टिव परमिएबल, एंड लास्ट 4th इज अपारगम्य यानी कि इम्परमिएबल। देखते हैं कोशिका भित्ति, याद रखिएगा। सबसे पहला हम देख रहे हैं, ये कोशिका भित्ति है। सपोज दैट ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। अगर पारगम्य कोशिका भित्ति है, पारगम्य प्रकार की कोशिका भित्ति है, तो याद रखिएगा कोई भी मटेरियल, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अदर सब्सटेंस हो, ऐसी सारी चीजें इस सेल वॉल से जा सकती हैं, आ सकती हैं। तो याद रखिएगा, आपसे कभी भी पूछा जाए पारगम्य यानी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या कैरेक्टर है, तो इसका मेन कैरेक्टर ये है, इस भित्ति के द्वारा सभी प्रकार के सब्सटेंस, सभी प्रकार के मॉलिक्यूल से आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। किसी को कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। तो ये विशेषता होती है, इसकी खासियत है, इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, सबसे अच्छी परत यही है कि जिस परत के द्वारा सारी चीजें आ जा सके, उस परत को क्या कहते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य। दूसरी क्या है, दूसरा है अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य मतलब ये होता है कि जो भी चीजें इधर से उधर जा रही हैं, उसका कुछ ही अमाउंट क्रॉस करके उधर पहुंचेगा, पूरा अमाउंट नहीं पहुंचेगा। तो याद रखिएगा, इधर से सपोज दैट हम कुछ फ्लो कर रहे हैं, कुछ लिक्विड है, कोई सब्सटेंस है, इधर भित्ति के ऊपर डाल रहे हैं कि उधर निकल जाए। तो याद रखिएगा, जितने अमाउंट डाल रहे हैं उतना अमाउंट नहीं, बल्कि उसका थोड़ा सा अमाउंट ही उस पार जाएगा। इस भित्ति को क्रॉस करके सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट ही जाएगा, इसलिए इसको अर्ध पारगम्य कहा गया है, सेमी परमिएबल कहा गया है। यानी कि जो भी चीजें हैं वो थोड़ी ही मात्रा में जाएंगी। तीसरा हमारा है चयनात्मक पारगम्य, यानी कि चयनात्मक पारगम्य कोशिका भित्ति सेल मेम्ब्रेन। इस प्रकार की भित्ति केवल और केवल चयनित पदार्थों को ही आने अथवा जाने देती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे खास माना जा सकता है कि चयनात्मक पारगम्य कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ चयनित चीजों को, जैसे वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, ऐसी चीजों को ही, सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर आने देती है अथवा इधर से बाहर जाने देती है। उसके अलावा कोई भी चीजें इधर से उधर नहीं जा सकती। तीसरा
अब चौथा हमारा है अपारगम्य। अपारगम्य मतलब किसी भी चीज के लिए रास्ता क्लियर नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस एक तरफ से दूसरी तरफ इस सेल वॉल को क्रॉस करके नहीं जा सकता, अर्थात पारगम्य नहीं है। तो ऐसी कोशिका भित्ति जो किसी भी पदार्थ के लिए पारगम्य ना हो उसे हम अपारगम्य सेल वॉल कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के कोशिका भित्ति के प्रकार आपने पढ़े हैं। आइए हम कार्य पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, फंक्शन देखते हैं, क्या फंक्शन है सेल वॉल का। तो पहला, फंक्शन नंबर 1, पहली बात मैं बता दूं, ये कोशिका की भित्ति है। ये कोशिका की भित्ति है। कोशिका भित्ति करती क्या है, अंदर की सारी चीजों को सिक्योर करती है। तो पहला काम है आंतरिक अंगों की सुरक्षा। जितनी भी चीजें हैं अंदर, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो सेल ऑर्गन्स वगैरह हो, कोई भी चीज हो, हर चीज की सिक्योरिटी करती है बाहर से, उसे सुरक्षित अंदर रखे रहती है। दूसरी चीज आवागमन की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कोई भी चीज अंदर से बाहर जाना है या बाहर से अंदर आना है तो उसके लिए सबसे पहले सेल वॉल से ही परमिशन लेनी पड़ती है। सेल वॉल जैसा परमिशन देगी उसी प्रकार का सब्सटेंस अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट यह है कि आप जानते हैं कि शरीर के अंदर काफी ज्यादा सेल्स होती हैं, करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। तो ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जुड़ने का जो मेन पॉइंट होता है सेल वॉल ही होती है। हर कोशिका सेल वॉल के द्वारा ही एक दूसरे से चिपकी होती है। तो याद रखिएगा, सेल टू सेल एडजस्टमेंट जो होता है, उनका आपस में ज्वाइनिंग होता है, एडिंग होती है। याद रखिएगा, एडिंग, ये इसी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। कोशिकाएं इसी भित्ति के माध्यम से जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। यहाँ पर 2 सेल बनाई गई हैं, दोनों सेल्स इसी एक सिंगल कनेक्टिंग लेयर के द्वारा जुड़ी हुई, ये कॉमन सेल वॉल होती है। याद रखिएगा, तो सेल वॉल का काम होता है जोड़ना भी, ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात, कोशिकांगों को अंदर सुरक्षित रखना, याद रखिएगा, ये कोशिकांग जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं, ये सारे कोशिकांग इसी सेल वॉल की वजह से अंदर रुके हुए हैं। अगर ये सेल वॉल हट जाए यहाँ से तो इसके अंदर जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं वो सारे कोशिकांग बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, ये अंदर रखे रहती है उन सभी कोशिकांगों को जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। तो ये सभी वर्क में लिखेंगे, हम लोग कार्य में लिखेंगे। तो आज का एक टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियस होगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो कल का भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। साइटोलॉजी का ये जो टॉपिक बन रहा है, ये 9th क्लास के लिए भी है, 11th क्लास के लिए भी है। तो कोई भी बच्चे इसमें जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।